अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव्स दैट लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। तो देखते हैं, अब लाइट और साउंड को अगर हम कंपेयर करें तो लाइट और साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, राइट। साउंड इज़ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये आपको पता होगा शायद, राइट। नाउ अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स दोनों वेव्स की बात करें तो दोनों रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब रिफ्लेक्ट तो दोनों होते हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन से हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन ट्रांसवर्स है और कौन लॉन्जिट्यूडनल है। दोनों इंटरफियर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड और लाइट दोनों के बारे में हम जानते हैं कि साउंड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है साउंड में, जैसे हमने बीट्स में पढ़ा है। वैसे लाइट में भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, इसलिए तो हमको ब्राइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देते हैं स्क्रीन पे। साउंड कैन डाइफ्रैक्ट एंड लाइट कैन ऑल्सो डाइफ्रैक्ट। जैसे लाइट में हम पढ़ते ही हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वैसे साउंड भी डाइफ्रैक्ट हो सकता है, बेंड हो सकता है। इसलिए अगर कोई दरवाज़ा है फॉर एग्जांपल जिसमें कोई गैप हो, तो अगर उस रूम में लोग बात करेंगे तो हमको उनकी आवाज़ बाहर सुनाई देती है, बिकॉज साउंड कैन डाइफ्रैक्ट। पोलराइजेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ओनली ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। मतलब सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स ही पोलराइज हो सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते, बिकॉज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स वेव को पैरेलल वाइब्रेट होते हैं। तो याद रखना कि पोलराइजेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ओनली शोन बाय ट्रांसवर्स वेव्स। क्योंकि लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। तो पोलराइजेशन इज़ द ओनली वे बाय विच यू कैन प्रूव दैट लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। नाउ दिस इज़ वेरी इजी। आपको याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी लाइट की चेंज हो जाएगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है अगर मीडियम डिसिपेटिव है, मतलब मीडियम में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ लाइट वेव ऑफ wavelength lambda, frequency f and speed v। अगर कोई लाइट वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, फ्रीक्वेंसी एफ है और स्पीड v है एयर में, इन एयर, अगर ये वेव एंटर करेगा एक मीडियम में, एंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो उसका नया वेवलेंथ हो जाएगा लैम्बडा बाय n, उसका नया स्पीड हो जाएगा v बाय n। बट याद रखना आप लोग कि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। सो वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then its frequency will remain the same, velocity will change and lambda will also change। तो आप ये सब याद रखना कि वेवलेंथ अगर एयर से किसी और मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ हो जाएगा लैम्बडा बाय एन, वेयर एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वेलोसिटी हो जाएगा v बाय एन, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड। और एम्पलीट्यूड कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि उस मीडियम में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा या कम है। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू अ पोलराइजर, इट्स इंटेंसिटी, तो जब भी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज होगा तो उसका इंटेंसिटी कम होता है, ये हम सब जानते हैं। और मैं आपको थोड़ा और भी कुछ बता देता हूँ। लेट अस से ये एक पोलरॉइड है, और ये उस पोलरॉइड का ट्रांसमिशन एक्सिस है। अगर इस पोलरॉइड में से मैं अनपोलराइज लाइट भेजूंगा, फॉर एग्जांपल अनपोलराइज लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, दिस इज़ द वे यू रिप्रेजेंट अनपोलराइज लाइट। सो इफ़ यू सेंड अनपोलराइज लाइट, देन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आएंगे वो पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस वाले ही सिर्फ ट्रांसमिट होंगे और बाकी के ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। इसके साथ में और एक बात याद रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है तो पोलराइज होने के बाद इंटेंसिटी I0/2 होगी, चाहे आप पोलरॉइड को किसी भी ओरिएंटेशन में रख दो।
इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसी पोलरॉइड को मैं ऐसे रख देता फॉर एग्जांपल, मतलब टिल्ट करके रख देता है ऐसे, इसके ट्रांसमिशन एक्सिस को ऐसे बना लेता फॉर एग्जांपल, तो भी यही होता कि इंटेंसिटी ऑफ कोर्स अब क्या होगा कि जो लाइट वेव्स बाहर निकलेंगे इसमें से, ये अनपोलराइज लाइट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब जो वाइब्रेशंस बाहर आएंगे वो ऐसे वाले वाइब्रेशंस बाहर आएंगे, ओके। बट अब भी होगा यही कि अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट था तो अब इंटेंसिटी हो जाएगा आई नॉट बाई 2। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वेन एवर अनपोलराइज लाइट इज पोलराइज्ड द इंटेंसिटी विल बिकम हाफ। ये एकदम कन्फर्म्ड है, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 4, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज़। मतलब जनरली क्या होता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी सेम होती है, बट अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटेंसिटीज़ अलग अलग हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज़ 25:1, दैट मीन्स हमको दिया हुआ है आई मैक्स अपॉन आई मिन। इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम इज़ 25/1। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देखो, what was the ratio of intensities of the, if the ratio of the maximum intensity to minimum is 25:1, what was the ratio of intensities of the two sources। मतलब हमको पूछा है I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व। अब हमको याद रखना चाहिए यहाँ पे कि आई मैक्स का फॉर्मूला होता है रूट I1 प्लस रूट I2 द होल स्क्वायर्ड अपॉन आई मीन का फॉर्मूला होता है रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर्ड एंड दैट इज इक्वल टू 25/1। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर, तो आंसर आएगा रूट I1 प्लस रूट I2, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 विल बी इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेने पे आंसर आएगा 5/1। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 रूट I1 माइनस 5 रूट I2 इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2। तो अब आंसर आया 4 रूट I1 इज इक्वल टू 6 रूट I2। तो रूट I1 बाई रूट I2 इज इक्वल टू 6/4 जो होगा 3/2। और अब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा I1 बाई I2 इज इक्वल टू 9/4। तो ये हमारा आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ ग्लास इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द टू स्लिट्स पैरेलल टू द स्क्रीन हैविंग द स्लिट्स, द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न विल सेटिस्फाई। ओके, मतलब क्या किया है कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, तो ये दो स्लिट है, ये S1 है, ये सोर्स S1 है लेटर से, और ये S2 है, ये आप लोगों को पता होगा। अब होता क्या है देखो, ध्यान से देखना आप लोग, ये पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं जो एकदम सेंटर पे है स्क्रीन के। तो अगर हम सेंटर ऑफ स्क्रीन की बात करें, लाइक पॉइंट O बुला लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे क्या होता है कि द लेंथ ऑफ द वेव रीचिंग फ्रॉम S1 एट पॉइंट O इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वेव रीचिंग फ्रॉम S2 एट पॉइंट O। और पॉइंट O देखो, यहाँ पे जो वेव का लेंथ होता है और यहाँ पे जो वेव का लेंथ होता है वो इक्वल होता है, या पार्ट डिफरेंस 0 होता है। तो ये तो पक्का है कि O विल बिकम अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे बीच में एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दूँ S1 के सामने, तो ये इसका लेटर से इसका थिकनेस T है और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका पाथ लेंथ बढ़ जाएगा, और अब ये बैंड सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब बिकॉज देयर इज़ अ पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे ब्राइट बैंड नहीं आएगा, ब्राइट बैंड कहीं ऊपर आएगा शायद यहाँ पे, राइट। तो शिफ्ट होगा, इनफैक्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे ना बन के कहीं और बनेगा, देयर विल बी अ शिफ्ट। और उस शिफ्ट का फॉर्मूला है शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी एक्स बाय लैम्डा। यहाँ पे x मतलब बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ और लैम्डा मतलब वेवलेंथ, t इज थिकनेस ऑफ द स्लैब, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल D बाई डी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर शिफ्ट।
लेकिन अगर समझो मैंने नीचे भी एक ऐसे ही सिमिलर स्लैब लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा, ऊपर वाले स्लैब के वजह से ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो ऊपर शिफ्ट होगा। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, और नीचे वाले के वजह से वो उतना ही नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली शिफ्ट ज़ीरो होगा। तो ये प्रॉब्लम लगभग कुछ उसके जैसा ही है कि एक ग्लास स्लैब हमने दोनों के सामने रख दिया, तो द शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द slab in the upper part in the upper direction will be equal to the shift produced by the lower part of the slab in the lower direction, and ultimately there will be no shift. So इसका आंसर होगा the interference pattern will remain unchanged, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आपने सिर्फ एक ही स्लिट के सामने स्लैब रखा तो डेफिनेटली, अगर S1 के सामने रखा तो पूरे फ्रिंजेस, ऑल पैटर्न, द एंटायर पैटर्न विल शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय सम अमाउंट। बाय सम अमाउंट मतलब ये फॉर्मूला है शिफ्ट का। और अगर सिर्फ S2 के सामने रखा होता तो पूरा पैटर्न नीचे की शिफ्ट होता बाय दिस मच अमाउंट, नीचे की तरफ शिफ्ट होता। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। बट इस केस में बिकॉज आपने ग्लास रखा पूरा ऐसे वाला ग्लास, दिस इज़ द ग्लास विच यू केप्ट, तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. White light consists of wavelengths from 400 nanometer to 700 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सी, wavelength 1 in air, wavelength 1 in air is given as 400 nanometer. Wavelength of the second one in air is given by the formula is given as 700 nanometer. और पूछा है कि जब ये मीडियम में जाएंगे, अच्छा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ 1.55, और पूछा हुआ है व्हाट इज़ द वेवलेंथ इन द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड वेव इन द मीडियम, दैट इज ए वेवलेंथ का रेंज दिया है हमको। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ जब मीडियम में जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि व्हेनेवर अ वेव ट्रैवल्स, व्हेनेवर अ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन एयर, wavelength lambda in air enters a medium of refractive index n, enters a medium of refractive index n, तो क्या होगा, उसका वेवलेंथ होगा लैम्डा 1 इन द मीडियम विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 इन एयर डिवाइडेड बाय n, दैट विल बी इक्वल टू 400 बाय 1.55, और ये आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो 258.06 आएगा, ठीक है, नैनोमीटर ऑफ कोर्स। सिमिलरली सेकेंड वेव का वेवलेंथ इन मीडियम विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर लैम्डा टू एयर डिवाइडेड बाय n, और लैम्डा टू एयर है 700 डिवाइडेड बाय 1.55, तो ये आंसर आएगा अगर आप सॉल्व करो तो 451.61 नैनोमीटर। सो आपको रेंज दिया था 400 टू 700, लेकिन जैसे वाइट लाइट मीडियम में जाएगी तो रेंज हो जाएगा कम, 258 से 451। सो दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। अच्छा, ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट फ्लिंट ग्लास में, फ्लिंट ग्लास 3 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, इज सेम एज दैट ऑन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस x सेंटीमीटर थ्रू अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। मतलब समझो एक फ्लिंट ग्लास है, ये फ्लिंट ग्लास मान लेते हैं, फ्लिंट ग्लास। सो दिस इज अ फ्लिंट ग्लास एंड दिस इज सम अदर मीडियम, वी डोंट नो व्हाट इट इज। सो ये पहला वाला फ्लिंट ग्लास है, फ्लिंट ग्लास, और ये कोई और मीडियम है, वी डोंट नो व्हाट इट इज़, मीडियम, ठीक है। इसका थिकनेस दिया हुआ है, फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज़ 3 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज़ x सेंटीमीटर मीडियम में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 इक्वल टू
1.6, N1 इक्वल टू 1.6 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 इज इक्वल टू 1.25। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल, मतलब ऑप्टिकल पाथ इसमें और इसमें इक्वल है, तो मैं लिख देता हूँ ऑप्टिकल पाथ इन फ्लिंट ग्लास, ऑप्टिकल पाथ इन फ्लिंट ग्लास इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ इन द मीडियम, ऑप्टिकल पाथ इन मीडियम। अच्छा, ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला है बहुत इजी है, ऑप्टिकल पाथ इज NT, N इंटू थिकनेस, तो हम लिख सकते हैं कि N1 इंटू इसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू N2 इंटू इसका थिकनेस है x सेंटीमीटर। N1 भी हम जानते हैं, तो 1.6 इंटू 3 इक्वल टू 1.25 इंटू x सेंटीमीटर, तो x होगा 4.8 डिवाइडेड बाय 1.25 और इसका आंसर आएगा 4.8 अपॉन 1.25 अगर आप करोगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 3.84 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इसके लिए बच्चे को सिर्फ इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ऑप्टिकल पाथ इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस विच लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इफ़ द मीडियम वॉज नॉट प्रेजेंट। मतलब मीडियम में अगर वो 3 सेंटीमीटर चला तो अगर मीडियम नहीं होता तो कितना चलता है, N1 इंटू थिकनेस ऑफ द मीडियम, राइट, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफियरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट लैम्डा 589 नैनोमीटर दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। तो एंगुलर विड्थ दिया है, तो एंगुलर विड्थ है थीटा इज इक्वल टू 0.20 डिग्री और वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, 89 नैनोमीटर। What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? मतलब जब एयर में एक्सपेरिमेंट किया गया तो 0.20 था एंगुलर विड्थ और जब एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर तो कितना होगा। अब ऑब्वियस है कि जब हम वाटर में इमर्स करेंगे तो वेवलेंथ चेंज होगा। ओके, लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देखो, और मेरे ख्याल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले कि आपको एंगुलर विड्थ की फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इज गिवन एज, उसका फॉर्मूला है, सेपरेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय स्मॉल डी, वेयर डी इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस, राइट। तो ये तो सिचुएशन है, समझो जब एक्सपेरिमेंट एयर में किया गया था और जब एक्सपेरिमेंट वाटर में किया जाएगा तो थीटा डैश विल बी इक्वल टू लैम्बडा डैश, लैम्बडा डैश मतलब लैम्बडा इन वाटर डिवाइडेड बाय डी। अब हम जानते हैं कि वेन एवर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम इट्स वेवलेंथ विल बिकम लैम्बडा बाय एन, तो लैम्बडा डैश इज नथिंग बट लैम्बडा बाय एन इंटू डी। अब ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है, मतलब क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाटर में किया गया तो वेवलेंथ विल बिकम लैम्बडा बाय एन। ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ दैट इफ़ अ वेव ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम इट्स वेवलेंथ विल बिकम लैम्बडा बाय एन। अब बहुत इजी हो गया, डिवाइडिंग 2/1, अब 2 को 1 से डिवाइड कर लो आपको आंसर आ जाएगा। डिवाइडिंग 2/1 वी विल गेट थीटा डैश बाय थीटा, थीटा डैश बाय थीटा इज इक्वल टू 1/n। तो दिस इम्प्लाइज थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा बाय n। तो थीटा डैश विल बी इक्वल टू, थीटा तो हम ऑलरेडी जानते हैं 0.20 है, तो 0.20 डिवाइडेड बाय 1.33 और ये आंसर आएगा 4/3 लिख दो तो आपको आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.15 डिग्री। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में अननेसेसरी डेटा था, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इक्वल टू 100 लैम्बडा, ये हमको दिया हुआ है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 100 लैम्बडा। क्वेश्चन नंबर 1,
What is the angular separation between the central maxima and the adjacent maxima? सेंट्रल मैक्सिमा एंड द एडजेसेंट मैक्सिमा के बीच में हमको सेपरेशन पूछा हुआ है, राइट? तो देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा और एडजेसेंट मैक्सिमा का सेपरेशन मतलब अल्टीमेटली उन्होंने क्या पूछा है. दे हैव आस्क्ड अस एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन. फ्रिंज सेपरेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसका फॉर्मूला हमने अभी अभी यूज़ किया था. तो एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन पूछा है, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच में एंगुलर डिस्टेंस कितना है, थीटा. दैट इज थीटा, इसको मैं थीटा लिख दूंगा. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स. डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमाज, एडजेसेंट मैक्सिमाज मतलब फ्रिंज विड्थ पूछा हुआ है, कैपिटल एक्स. ठीक है, कैपिटल एक्स इज फ्रिंज विड्थ और कैपिटल डी दिया हुआ है. कैपिटल डी इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर. दैट इज आई विल राइट इट एज 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर, SI में लिख देते हैं, राइट? तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, ए पार्ट. द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इज गिवन एज, द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला है, हम अभी देख चुके थे, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी. और लैम्डा को लैम्डा ही रहने दो, डी हम जानते हैं 100 लैम्डा. तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 0.01 रेडियन. ये हमारा थीटा है. तो ये पहला पार्ट हो गया. अब हमको बी पार्ट भी है, फ्रिंज विड्थ पूछा है. देखो डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमा, एडजेसेंट मैक्सिमा इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ. तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी, और लैम्डा को लैम्डा ही रहने देते हैं. कैपिटल डी 0.5 है और स्मॉल डी है 100 लैम्डा. तो ये आंसर आएगा कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू 0.005 मीटर. या आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर. ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर. मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि गवर्नमेंट बुक के साथ मैच हो जाए आंसर. तो ये सेंटीमीटर में होगा 0.5 सेंटीमीटर, राइट? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th one. Unpolarized light with intensity I0 is incident on two Polaroids. The axis of the first Polaroid makes an angle of 50 degree with the vertical and the axis of the second Polaroid is horizontal. ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. कि अनपोलराइज लाइट है जो दो पोलराइड से पास हो रहा है. एक फर्स्ट पोलराइड मेक्स 50 डिग्री विद द वर्टिकल. तो ये वर्टिकल लाइन बना देता हूँ ऐसे. और फर्स्ट पोलराइड का ट्रांसमिशन एक्सिस जो है, ये फर्स्ट पोलराइड है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस जो है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है उसका, ट्रांसमिशन एक्सिस. दिस ट्रांसमिशन एक्सिस मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विथ वर्टिकल. और जो दूसरा वाला पोलराइड है, इसके आगे रखा हुआ है जो पोलराइड, वो हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल मतलब उसका ट्रांसमिशन एक्सिस कुछ ऐसा होगा, राइट? तो अगर सोचा जाए तो इन दोनों के बीच का एंगल, लाइक इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल, ये फर्स्ट पोलराइड का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है और ये एंगल बना रहा है 50. तो फर्स्ट और सेकेंड पोलराइड के बीच के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच के एंगल होगी 40 डिग्रीज, राइट? 40 डिग्रीज. नाउ इट इज़ वेरी इजी. ये अनपोलराइज लाइट है जिसके इंटेंसिटी को हम I0 लिखेंगे, क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इसकी इंटेंसिटी I0 है. सो अनपोलराइज लाइट इज हैविंग इंटेंसिटी ऑफ I0. ठीक है. अब ये तो हम जानते हैं कि वेन एवर अनपोलराइज लाइट कम्स आउट ऑफ अ पोलराइड, ओके, यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी होगी I0/2, राइट? बिकॉज if unpolarized light gets polarized, unpolarized light gets polarized, its intensity becomes half. ये तो हम पहले से जानते हैं, चाहे कैसे भी रखा हो पोलराइड को, its intensity becomes half.
अब हम जानते हैं बाय मैलिस लॉ, यहाँ पे जो लाइट बाहर आएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यही पूछा हुआ है राइट। हमको मैलिस लॉ यूज़ करना पड़ेगा कि मैलिस लॉ इज़ दैट इफ़ द एंगल बिटवीन द टू पोलरॉइड्स इज इक्वल टू थीटा then the intensity of the light coming out will be equal to intensity incident into cos square theta। ये मैलिस लॉ है, मतलब जो भी लाइट इस पोलरॉइड से बाहर आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू पोलरॉइड्स। अब हमारी इंसिडेंट लाइट कितनी है, देखो इंसिडेंट यहाँ से तो आई नॉट आया, फिर उसके बाद में वो हाफ हो गया आई नॉट बाई टू, तो इस पोलरॉइड पे जो इंसिडेंट लाइट है वो है आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर 40, तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। मतलब यहाँ से जो इंटेंसिटी बाहर आई आई डैश दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर 40, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द टू पोलरॉइड्स। टू बी वेरी प्रिसाइज आई विल टेल यू, इसको बोलते हैं पोलराइजर और इसको बोलते हैं एनालाइज़र। अब इसके आगे ये चलता ही रहेगा, मतलब अगर इसके आगे भी मैंने कोई पोलरॉइड लगाया तो उसकी इंटेंसिटी होगी आई डैश इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द टू पोलरॉइड्स। बस आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद रखना है कि अनपोलराइज लाइट अगर पोलराइज होगा तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ, और उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स चलते रहेगा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू पोलरॉइड्स। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सून पोस्ट द remaining problems. Thank you.